अंधेरे कमरे में कल्पना कीजिए कि आप खड़े हैं और आपके चारों ओर केवल खामोशी है। अचानक एक स्विच दबाया जाता है और रोशनी फैल जाती है। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब आपके मस्तिष्क की जादुई दुनिया से पैदा हुआ है। असली सवाल यह है कि क्या यह दुनिया वैसी ही है जैसी आप देख रहे हैं, या यह केवल आपके दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है। डेविड ईगलमैन अपनी किताब ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू में हमें यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, क्यों सोचते हैं और हमारी पहचान किस तरह उस 3 पाउंड के जटिल अंग के भीतर जन्म लेती है जिसे हम ब्रेन कहते हैं। इंसान को यह लगता है कि वह खुद को अच्छे से जानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी हर स्मृति, हर निर्णय, हर भावना और हर सपना केवल विद्युत संकेतों और रसायनों के तालमेल का नतीजा है। हम सोचते हैं कि हम वास्तविकता को जैसे है वैसे देख रहे हैं, मगर हमारा मस्तिष्क उस वास्तविकता को अपनी समझ से गढ़ता है। यही वजह है कि 2 लोग एक ही चीज देखकर बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। ईगलमैन हमें यह एहसास कराते हैं कि हमारी चेतना की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जहां दिमाग लेखक भी है और दर्शक भी। यह किताब हमें उन परतों तक ले जाती है जहां हमारी स्वतंत्र इच्छा सवालों के घेरे में है, जहां यह समझ आता है कि हमारे फैसले हमसे पहले ही लिए जा चुके होते हैं, और जहां तकनीक और विज्ञान हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि भविष्य में इंसान और मशीन के बीच की रेखा कितनी पतली रह जाएगी। दिमाग केवल एक अंग नहीं है, यह हमारी पूरी पहचान का घर है। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब यहीं कैद है। ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो आप किसी रोमांचक सफर पर निकल पड़े हों, जहां हर मोड़ पर दिमाग के रहस्य खुलते जाते हैं और आप खुद से बार बार यही पूछते हैं, मैं कौन हूं और ये दुनिया असल में क्या है। चैप्टर 1, हु एम आई। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप आईने के सामने खड़े हैं। आपकी आंखें आपकी ही आंखों में झांक रही हैं। आप अपनी हंसी, अपनी झुर्रियों, अपने बालों की लुढ़कों को पहचानते हैं, और उसी पल आपके मन में एक सवाल उठता है, मैं कौन हूं। यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही रहस्यमय भी है, क्योंकि हमारी पहचान, जिसे हम अपनी स्थायी और ठोस सच्चाई मानते हैं, वास्तव में उतनी स्थायी नहीं है। डेविड ईगलमैन इस अध्याय में बताते हैं कि हम सेल्फ को कैसे गढ़ते हैं, और ये समझाते हैं कि हमारी यादें, हमारी आदतें और हमारे अनुभव हमें लगातार बदलते रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी पहचान जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसी बनी रहती है, मगर हकीकत यह है कि हमारा दिमाग लगातार हमें अपडेट करता रहता है। हमारी सोच, हमारे फैसले, यहाँ तक कि हमारा व्यवहार भी बदलता रहता है। एक बच्चा जो 5 साल की उम्र में खिलौनों के पीछे भागता है, वही इंसान 20 साल बाद किसी करियर या रिश्ते के पीछे भागता है। 30 साल बाद वह स्थिरता और सुरक्षा चाहता है, और 60 साल बाद वह केवल सुकून और स्वास्थ्य को महत्व देता है। तो सवाल यह है कि इनमें से असली आप कौन है, बच्चा, जवान या बूढ़ा। ईगलमैन कहते हैं, सच यह है कि हम सब आप ही हैं, मगर अलग अलग समय पर, अलग अलग रूप में। हमारी यादें हमारी पहचान का सबसे बड़ा आधार हैं, लेकिन यादें भी कितनी भरोसेमंद हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि हमारी स्मृतियां एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह सुरक्षित नहीं होती, बल्कि हर बार जब हम कोई याद सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे दोबारा गढ़ता है, उसमें थोड़े बहुत बदलाव करता है और फिर से स्टोर कर देता है। यानी आप जिस याद पर भरोसा करते हैं वह असलियत से काफी अलग हो सकती है। यही वजह है कि गवाह अक्सर अदालतों में गलत बातें याद कर लेते हैं। अगर हमारी यादें बदल सकती हैं तो क्या हमारी पहचान भी बदलती रहती है। ईगलमैन आगे बताते हैं कि हमारा दिमाग एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां अलग अलग हिस्से मिलकर काम करते हैं। कोई हिस्सा भाषा को संभालता है, कोई विजुअल्स को, कोई भावनाओं को और कोई मोटर मूवमेंट्स को। जब ये सब मिलकर तालमेल बिठाते हैं तो हमें एक एकीकृत सेल्फ का अनुभव होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई हिस्सा खराब हो जाए, जैसे स्ट्रोक या चोट की वजह से, तो हमारी पहचान पूरी तरह बदल सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग चोट के बाद अचानक अपनी पर्सनैलिटी में भारी बदलाव महसूस करते हैं। कोई बेहद गुस्सैल हो जाता है तो कोई असामान्य रूप से शांत। अब सोचिए, अगर आपकी पर्सनैलिटी और व्यवहार इतनी आसानी से बदल सकते हैं, तो क्या यह सच नहीं है कि आपकी पहचान दिमाग के जैविक ढांचे से बंधी हुई है। ईगलमैन इसी ओर इशारा करते हैं। आप कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि लगातार बदलते न्यूरॉन्स और नेटवर्क्स का नतीजा है। लेकिन यह बदलना ही हमें खास बनाता है, क्योंकि हम हर पल खुद को फिर से गढ़ सकते हैं। यही वजह है कि कोई इंसान नशे की लत से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है, या कोई व्यक्ति ट्रॉमा से गुजरने के बाद पूरी तरह नया दृष्टिकोण अपना सकता है। हमारा दिमाग लचीला है, जिसे न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं।
इस क्षमता की वजह से हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और बदलते हैं। ईगलमैन इस अध्याय में हमें यह भी दिखाते हैं कि आप केवल आपका दिमाग ही नहीं है, बल्कि आपका शरीर और आपका परिवेश भी आपकी पहचान को गढ़ते हैं। अगर आपका शरीर बदले, मान लीजिए आपने अपना हाथ खो दिया, तो आपका दिमाग उस कमी के साथ भी नई पहचान गढ़ लेगा। इसी तरह अगर आप किसी नई संस्कृति में चले जाएं, तो धीरे धीरे आपकी सोच और आदतें उस संस्कृति जैसी हो जाएंगी। यानी आप अपने वातावरण से अलग होकर मौजूद नहीं रह सकते। और यही नहीं, भविष्य में तकनीक हमारी पहचान को और भी चुनौती देगी। सोचिए, अगर आप अपनी यादें एक कंप्यूटर में अपलोड कर दें और आपका शरीर नष्ट हो जाए, तो क्या वह डिजिटल वर्जन आप होगा या वह केवल आपकी नकल होगी? ईगलमैन इस तरह के सवाल उठाकर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि असली सेल्फ किस चीज में छुपा है। असल में मैं कौन हूं का जवाब शायद कभी स्थायी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बदलते रहते हैं। हम अपनी यादों, अनुभवों, रिश्तों और फैसलों का एक लगातार बदलता हुआ संग्रह हैं। हम एक प्रोसेस हैं, न कि एक स्थिर एंटिटी। यह सुनकर डर भी लगता है, लेकिन राहत भी मिलती है, क्योंकि अगर हम बदलते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने भीतर किसी भी वक्त नया अध्याय लिख सकते हैं। तो जब आप अगली बार आईने में खुद को देखें, तो यह मत सोचिए कि आपकी पहचान वही है जो हमेशा रहेगी। सोचिए कि आप एक जीवित किताब हैं, जिसके पन्ने हर दिन नए शब्दों से भरे जाते हैं। और यही तो इस अध्याय का संदेश है। आप अपने दिमाग की कहानी हैं, और वह कहानी हर दिन बदल रही है। चैप्टर 2, व्हाट इज रियलिटी। कल्पना कीजिए कि आप एक थिएटर में बैठे हैं। पर्दा उठता है और आपके सामने दुनिया प्रकट होती है। पेड़, आसमान, लोग, आवाजें और रंग। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी फिल्म वास्तव में बाहर मौजूद नहीं है। यह सब आपके दिमाग के भीतर चल रही है। डेविड ईगलमैन इस अध्याय में हमें यह चौंकाने वाला सच दिखाते हैं कि हम जिसे हकीकत मानते हैं, वह दरअसल हमारे मस्तिष्क का निर्मित संस्करण है। हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा केवल बाहरी दुनिया से संकेत उठाती हैं, और फिर दिमाग उन संकेतों को प्रोसेस करके हमें रियलिटी का अनुभव कराता है। पर सवाल यह है कि क्या यह अनुभव सचमुच वही है जो बाहर है, या यह केवल एक सिमुलेशन है? वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि आंखें केवल रोशनी की तरंगें पकड़ती हैं, कान केवल कंपन सुनते हैं, नाक केवल रासायनिक कण पहचानती है। इन कच्चे डेटा का कोई मतलब नहीं होता जब तक मस्तिष्क उसे अर्थ न दे। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई लालियत बाहर की दुनिया में मौजूद नहीं होती। वहां तो केवल अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाली रोशनी होती है। हमारा मस्तिष्क उन तरंगों को प्रोसेस करके कहता है, यह लाल है, यानी वास्तविकता हमारे मस्तिष्क द्वारा बनाई गई एक व्यक्तिगत व्याख्या है। यही कारण है कि जानवर दुनिया को हमसे अलग देखते हैं। मधुमक्खियां अल्ट्रावायलेट रोशनी देख सकती हैं, सांप इंफ्रारेड गर्मी महसूस कर सकते हैं, और चमगादड़ अल्ट्रासोनिक ध्वनियों के आधार पर उड़ते हैं। तो सवाल यह है कि कौन सी रियलिटी असली है, हमारी या उनकी? ईगलमैन कहते हैं, असल में कोई एक सच्ची रियलिटी नहीं है, बल्कि हर जीव का मस्तिष्क अपनी जरूरत के हिसाब से एक यूजर इंटरफेस बनाता है। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको सुंदर आइकॉन दिखते हैं, पर असली सिस्टम उसके पीछे छिपा होता है। वैसे ही हमारी इंद्रियां हमें एक सरल इंटरफेस देती हैं ताकि हम दुनिया में जी सकें, लेकिन असली जटिलता हमारी पहुंच से बाहर रहती है। इस विचार को समझाने के लिए ईगलमैन कई प्रयोगों का जिक्र करते हैं, जैसे विजुअल इल्यूजन, जहां हम कुछ देखते हैं लेकिन हकीकत कुछ और होती है। कभी कभी सीधी रेखाएं टेढ़ी दिखती हैं, कभी स्थिर चित्र हिलते हुए लगते हैं। इन भ्रमों से पता चलता है कि दिमाग केवल डेटा नहीं लेता, बल्कि उसका अनुमान भी लगाता है। हमारी आंखें हर बार पूर्ण जानकारी नहीं देती, तो दिमाग अपनी समझ से खाली जगह भर देता है। यानी हम जितनी दुनिया देखते हैं, वह केवल आधी सच और आधी दिमाग की गढ़ी हुई होती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं। सोचिए, जब कोई गाना बजता है तो एक व्यक्ति उसे रोमांटिक यादों से जोड़ लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी गाने को उदासी से भरपूर मानता है। गाना वही है, लेकिन अनुभव अलग अलग हैं, क्योंकि दिमाग की व्याख्या अलग है। इसी तरह जब लोग अलग अलग संस्कृतियों में पले बढ़ते हैं, तो उनकी वास्तविकता का अनुभव भी बदल जाता है। एक संस्कृति में किसी चीज को शुभ माना जाता है, वहीं दूसरी संस्कृति में वही चीज अपशकुन कहलाती है। इस तरह हमारी रियलिटी केवल जीव विज्ञान से नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति से भी बनती है। इस अध्याय में ईगलमैन टाइम यानी समय की धारणा पर भी चर्चा करते हैं। समय हमारे लिए लगातार और समान रूप से बहता हुआ लगता है,
लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी दुर्घटना में फंसते हैं तो समय धीमा लगने लगता है, लेकिन वास्तव में समय धीमा नहीं होता, बल्कि आपका दिमाग उस पल पर अतिरिक्त ध्यान देता है और ज्यादा यादें स्टोर करता है। इसलिए वह घटना बाद में याद करने पर लंबी लगती है। यानी हमारी वास्तविकता में समय भी दिमाग का खेल है। तकनीक के बढ़ते प्रभाव से यह सवाल और पेचीदा हो जाता है। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं, जहां आपका दिमाग मान लेता है कि वह असलियत है। भले ही आप जानते हो कि यह नकली है, लेकिन शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे असली खतरे में करता। ईगलमैन इस बात पर जोर देते हैं कि अगर तकनीक इतनी ताकतवर है कि वह दिमाग को धोखा दे सकती है, तो इसका मतलब है कि हमारी रियलिटी बहुत लचीली है। और भविष्य में जब ब्रेन मशीन इंटरफेस और उन्नत होंगे, तो शायद हम कई वास्तविकताओं के बीच आसानी से आ जा सकेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हमारी सारी वास्तविकता दिमाग द्वारा गढ़ी हुई है, तो क्या सच्चाई नाम की कोई चीज है? ईगलमैन का जवाब है, हाँ, बाहर एक भौतिक दुनिया जरूर है, लेकिन हमें उसका केवल सीमित और परिवर्तित संस्करण ही मिलता है। हम उस दुनिया की पूरी जटिलता को नहीं पकड़ सकते। हम केवल उतना ही देखते और महसूस करते हैं जितना हमारी जीवित रहने के लिए जरूरी है। इस समझ से एक गहरी विनम्रता आती है, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि जो हम देखते हैं वही सच है, लेकिन वास्तव में हमारी नजर सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ पाती है। यह एहसास हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में भी मदद करता है। जब हमें लगे कि कोई इंसान हमारी बात नहीं समझ रहा, तो याद रखना चाहिए कि उसकी रियलिटी आपसे अलग हो सकती है। और शायद यही वजह है कि इंसानियत में सहानुभूति और संवाद की इतनी अहमियत है। आखिरकार इस अध्याय का संदेश यही है कि रियलिटी कोई स्थिर और ठोस चीज नहीं है। यह दिमाग का एक शानदार भ्रम है, एक निर्माण है जो हमें दुनिया में चलने फिरने और जीने लायक बनाता है। हम सब अपनी अपनी वास्तविकताओं के थिएटर में बैठे दर्शक हैं, और हमारा दिमाग निर्देशक भी है और प्रोजेक्टर भी। इसलिए अगली बार जब आप सूरज ढलते देखेंगे या किसी गाने में खोएंगे, तो याद रखिए, आप केवल बाहरी दुनिया नहीं देख रहे, बल्कि अपने दिमाग की बनाई हुई फिल्म का आनंद ले रहे हैं। यही है वास्तविकता का असली रहस्य। चैप्टर 3, हुज इन कंट्रोल। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपकी नजर सामने आती हुई एक कार पर पड़ती है। बिना सोचे समझे आप फौरन किनारे हट जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आपने यह निर्णय खुद लिया था, या आपका दिमाग पहले से ही बिना आपकी चेतना को बताए प्रतिक्रिया कर चुका था? डेविड ईगलमैन इस अध्याय हुज इन कंट्रोल में इसी रहस्य को खोलते हैं कि वास्तव में हमारे फैसलों पर किसका नियंत्रण है, हमारा चेतन मन, हमारा अवचेतन, या फिर कुछ और। हम सभी मानते हैं कि हम अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे भीतर एक स्वतंत्र आत्मा बैठी है जो हर परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय करती है। लेकिन न्यूरोसाइंस ये दिखाता है कि असलियत इतनी सरल नहीं है। हमारा दिमाग कई परतों से बना है। कुछ परतें चेतन कॉन्शियस हैं और कुछ गहराई में छुपी हुई अवचेतन सबकॉन्शियस परतें। ये अवचेतन प्रक्रियाएं अक्सर हमारे व्यवहार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। ईगलमैन यहाँ कुछ प्रसिद्ध प्रयोगों का जिक्र करते हैं। उनमें से एक है बेंजामिन लिबेट का प्रयोग, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसमें लोगों से कहा गया कि वे किसी भी समय बटन दबाएं और साथ ही उस घड़ी की सुई को नोट करें जब उन्होंने निर्णय लिया। दिलचस्प बात यह रही कि ईग मशीन ने दिखाया कि उनके दिमाग में बटन दबाने की तैयारी उनके निर्णय लेने से लगभग आधा सेकंड पहले शुरू हो चुकी थी। यानी आपका दिमाग फैसला पहले ही कर चुका होता है और आपका चेतन मन केवल उस फैसले को स्वीकार करता है। यह खोज सीधा हमारे फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा के विश्वास पर सवाल खड़ा करती है। अगर हमारा दिमाग पहले ही निर्णय कर लेता है तो हम कहाँ आते हैं? क्या हम केवल एक कठपुतली जो दिमाग की डोर से चलती है? ईगलमैन इस सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं कि भले ही दिमाग फैसले पहले ले लेता है, मगर चेतन मन का भी एक अहम रोल है। चेतन मन एक तरह से जूरी की तरह है। वह फैसलों की समीक्षा करता है, उन्हें दिशा देता है और कभी कभी उन्हें बदल भी देता है। लेकिन असल में नियंत्रण का बड़ा हिस्सा अवचेतन प्रक्रियाओं के पास होता है। उदाहरण के लिए, आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक सामने एक बच्चा दौड़ कर आ चाहे तो आप बिना सोचे समझे ब्रेक लगा देंगे। ये सब आपके रिफ्लेक्सेस और अवचेतन दिमाग का कमाल है। चेतन मन को प्रतिक्रिया देने में समय लग जाता और तब तक हादसा हो जाता। इसी तरह हमारी आदतें, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना या कॉफी की तलब महसूस करना, अवचेतन दिमाग में गहराई से जमी हुई होती है। हम सोचते हैं कि हमने फैसला किया है,
लेकिन असल में यह केवल पैटर्न दोहराया जा रहा होता है। ईगलमैन इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा दिमाग कई सब टीमें या सिस्टम्स से बना है और हर टीम अपनी अपनी राय देती है। मान लीजिए आप डाइट पर हैं और आपके सामने चॉकलेट केक रखा है। एक हिस्सा कहता है खा लो, ये स्वादिष्ट है। दूसरा हिस्सा कहता है नहीं, तुम डाइट पर हो। और अंत में कोई एक हिस्सा जीत जाता है, यानी हमारे भीतर कई दिमागी आवाजें। और चेतन मन केवल उस बहस का विजेता घोषित करता है। इस प्रक्रिया को ईगलमैन न्यूरल डेमोक्रेसी कहते हैं। यह विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी लागू होता है। कभी आपने गौर किया है कि आप कोई काम करने का इरादा करते हैं, जैसे व्यायाम शुरू करना, लेकिन किसी और दिन आलस्य जीत जाता है और आप सोफे पर पड़े रहते हैं। यह भी उन्हीं दिमागी सब टीमों की लड़ाई का नतीजा है। यानी नियंत्रण किसी एक के पास नहीं है, बल्कि यह एक जटिल सहयोग और संघर्ष का परिणाम है। अब सवाल यह है कि अगर अवचेतन दिमाग इतना ताकतवर है, तो क्या हम पूरी तरह इसके गुलाम हैं? ईगलमैन कहते हैं नहीं। हमारे पास अपनी आदतों और सोच को बदलने की क्षमता है। जब हम बार बार किसी नए पैटर्न को दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग नई न्यूरल पाथवे बनाता है। धीरे धीरे वही नया पैटर्न हमारी आदत बन जाता है। यानी चेतन मन अवचेतन को ट्रेन कर सकता है। ईगलमैन यह भी बताते हैं कि हमारा नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। एक अध्ययन में देखा गया कि जज जब सुबह के समय केस सुनते हैं, तो वे कैदियों को पैरोल देने में ज्यादा उदार होते हैं। लेकिन दोपहर के बाद जब जज थके और भूखे होते हैं, तो वे पैरोल देने से इनकार कर देते हैं। यानी उनके फैसले कानून या तर्क पर नहीं, बल्कि उनके दिमाग की शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर थे। इससे यह साफ होता है कि नियंत्रण केवल हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, माहौल और भावनाओं से भी बंधा है। इस अध्याय का एक बड़ा निष्कर्ष यह है कि हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह बंधे हुए भी नहीं। हम एक हाइब्रिड सिस्टम है, जहां अवचेतन प्रक्रियाएं फैसले लेती हैं और चेतन मन उन्हें दिशा देता है। यह समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। अगर हम मान लें कि हम हमेशा अपने फैसलों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपनी गलतियों का कारण कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम ये जान लें कि हमारे भीतर कई अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं, तो हम अपने जीवन को नए नजरिए से देख पाएंगे। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें, क्या यह निर्णय मैंने लिया है, तो याद रखिए कि जवाब उतना सीधा नहीं है। आप और आपका दिमाग मिलकर फैसले लेते हैं, और कभी कभी आपका अवचेतन आपसे पहले ही चुनाव कर चुका होता है। Who's in control? यही बताता है कि इंसान एक कठपुतली भी है और कठपुतली का मालिक भी। और यह विरोधाभास ही हमें सबसे दिलचस्प बनाता है। चैप्टर 4, हाउ डू आई डिसाइड? कल्पना कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और वेटर आपके सामने मेन्यू रखता है। उसमें ढेर सारे विकल्प हैं, पिज्जा, पास्ता, बिरयानी, सलाद, डेजर्ट। आप पन्नों को पलटते हैं, दिमाग में सोचते हैं, आज क्या खाऊं? ये साधारण सा लगने वाला सवाल वास्तव में दिमाग का सबसे जटिल कामों में से एक है, निर्णय लेना। डेविड ईगलमैन इस अध्याय हाउ डू आई डिसाइड में हमें दिखाते हैं कि हम फैसले कैसे लेते हैं, कौन सी प्रक्रियाएं दिमाग के भीतर चल रही होती हैं, और क्यों कभी कभी हम गलत चुनाव कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि निर्णय लेना एक तार्किक प्रक्रिया है, जैसे कि दिमाग तर्क और कारणों का हिसाब लगाकर सही विकल्प चुनता है। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि निर्णय लेने में केवल तर्क ही नहीं, बल्कि भावनाएं, यादें, अनुभव और सामाजिक दबाव भी शामिल होते हैं। यानी निर्णय लेना एक कॉकटेल है, जिसमें दिमाग कई तत्वों को मिलाता है और फिर अंतिम चुनाव सामने आता है। ईगलमैन बताते हैं कि दिमाग का एक हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, फैसले लेने का मुख्य केंद्र है। यह क्षेत्र विकल्पों को तोलता है, उनके फायदे और नुकसान गिनता है और फिर तय करता है कि कौन सा रास्ता चुनना है। लेकिन यह क्षेत्र अकेला काम नहीं करता। इसके साथ एमिगडाला, जो भावनाओं को संभालता है, हिपोकैम्पस, जो यादों को स्टोर करता है, और स्ट्राइएटम, जो इनाम और आदतों से जुड़ा है, भी अपनी राय देते हैं। यही वजह है कि कभी हमारा दिल कहता है कि यह करो और दिमाग कहता है कि वह करो। असल में यह अलग अलग हिस्सों की बहस है। निर्णय लेने के पीछे रिवॉर्ड सिस्टम की भी बड़ी भूमिका होती है। हमारा दिमाग लगातार यह अनुमान लगाता रहता है कि कौन सा विकल्प हमें ज्यादा सुख या लाभ देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो आपके दिमाग का डोपामिन सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है जब आप केक देखते हैं। वह आपको कहता है, ये खाओ, इसमें खुशी है। लेकिन साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चेतावनी देता है, याद करो, डाइट कर रहे हो।
यही टग ऑफ वॉर हमारे हर निर्णय का हिस्सा है। ईगलमैन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हमारी भावनाएं केवल बाधा नहीं बल्कि मददगार भी होती हैं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अंतोनियो दामासियो ने ऐसे मरीजों का अध्ययन किया जिनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्षतिग्रस्त हो गया था। ये लोग तार्किक रूप से सोच सकते थे, लेकिन वे कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, इवन साधारण निर्णय जैसे कि कौन सी शर्ट पहननी है, क्योंकि उनके भावनात्मक संकेत गायब हो गए थे और बिना भावनाओं के दिमाग निर्णय प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि भावनाएं केवल बाधा नहीं बल्कि वे हमारे निर्णय लेने की इंजन है। कभी कभी हमारा दिमाग शॉर्टकट भी लेता है जिन्हें हेउरिस्टिक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी अजनबी से मिलना है और वह व्यक्ति हंसते हुए हाथ मिलाता है तो आपका दिमाग तुरंत सोचता है यह दोस्ताना है। आप पूरी जांच नहीं करते कि वह भरोसेमंद है या नहीं। ऐसे शॉर्टकट समय बचाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें गलत भी साबित कर देते हैं। ईगलमैन यह भी बताते हैं कि हमारे फैसले वातावरण से गहराई से प्रभावित होते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि अगर किसी दुकान में बैकग्राउंड में फ्रेंच म्यूजिक बज रहा हो तो ग्राहक ज्यादातर फ्रेंच वाइन खरीदते हैं। यानी हम सोचते हैं कि हमने स्वतंत्र निर्णय लिया है, लेकिन वास्तव में माहौल ने हमें सटली प्रभावित किया। अब आइए देखें कि जब हम लंबे समय के फायदे और छोटे समय की खुशी के बीच चुनाव करते हैं तो दिमाग कैसे जूझता है। उदाहरण के लिए, आप तय करते हैं कि परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है, लेकिन दोस्त आपको पार्टी में बुलाते हैं। एक तरफ पढ़ाई का फायदा भविष्य में है, दूसरी तरफ पार्टी का सुख तुरंत मिल सकता है। दिमाग का एक हिस्सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ झुकता है और दूसरा हिस्सा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ। अक्सर लोग उसी पल की खुशी के आगे हार जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने दिमाग को लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिकाना सीख लेते हैं वही ज्यादा सफल होते हैं। इस अध्याय में ईगलमैन बताते हैं कि तकनीक और मार्केटिंग हमारे निर्णयों को और भी जटिल बना देती है। कंपनियां जानती हैं कि हमारे दिमाग को कैसे ट्रिगर करना है। चमकदार विज्ञापन, डिस्काउंट का लालच और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, ऑल डिजाइन टू हैक आवर रिवॉर्ड सिस्टम। यही कारण है कि हम कभी कभी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। निर्णय लेने में संस्कृति का भी अहम योगदान है। पश्चिमी समाज अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चुनाव पर जोर देता है, जबकि एशियाई संस्कृतियों में परिवार और समाज की राय ज्यादा मायने रखती है। यानी डिसीजन मेकिंग केवल दिमागी प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक प्रक्रिया भी है। ईगलमैन इस अध्याय में भविष्य की ओर भी झांकते हैं। वे कहते हैं कि आने वाले समय में न्यूरोसाइंस हमें ऐसे टूल्स दे सकता है जो हमारे निर्णयों को बेहतर बना देंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा बार बार हमें इंपल्सिव निर्णयों की ओर धकेलता है तो हम उसे ट्रेन कर सकते हैं, या फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस हमें इंस्टेंट एनालिसिस दे सकते हैं कि कौन सा विकल्प हमारे लिए वास्तव में फायदेमंद होगा। लेकिन आखिरकार यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि निर्णय लेना एक कला और विज्ञान दोनों है। यह केवल तार्किक गणना नहीं है बल्कि भावनाओं, अनुभवों, आदतों और माहौल का संगम है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अपने निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए खुद को ट्रेन कर सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग के बायसेस और शॉर्टकट्स को पहचान लें तो हम ज्यादा जागरूक चुनाव कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों और मेन्यू पर नजर डाल रहे हों तो याद रखिए, आपका दिमाग केवल खाना नहीं चुन रहा बल्कि वह आपकी पूरी जिंदगी की कहानी गढ़ रहा है। हर निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको एक नए रास्ते पर ले जाता है और यही तो इंसान होने का असली रोमांच है। हम अपने चुनावों से अपनी दुनिया बनाते हैं। चैप्टर 5, व्हाई डू आई नीड यू। कल्पना कीजिए कि आप एक सुनसान द्वीप पर अकेले छोड़ दिए गए हों। कुछ दिनों में आपकी झुर्रियां गहरी नहीं होंगी, आपका शरीर धीरे धीरे ढल नहीं जाएगा, पर आपका दिमाग अजीब तरह से खाली और आवाजें अनर्थक लगने लगेंगी। डेविड ईगलमैन हमें इस अध्याय में यह समझाते हैं कि इंसान का दिमाग अकेले रहने के लिए बना ही नहीं है। हमारा दिमाग सामाजिक है। यह दूसरों के साथ जोड़कर, उनका मिर बनाकर और समूह के भीतर अर्थ खोजकर ही पूरा होता है। व्हाई डू आई नीड यू सिर्फ एक भावनात्मक सवाल नहीं है, यह बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और विकासवादी सच है कि हम एक दूसरे की जरूरत रखते हैं। ईगलमैन बताता है कि हमारी न्यूरल मशीनरी ने सामाजिक दुनिया के लिए अद्भुत उपकरण विकसित किए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मिरर न्यूरॉन्स। वे न्यूरॉन्स जो तब सक्रिय होते हैं जब हम कोई क्रिया करते हैं और तब भी सक्रिय होते हैं जब हम कोई और वही क्रिया करता देखते हैं। इन्हीं मिरर न्यूरॉन्स की वजह से आप किसी के हंसने पर खुद हंस पड़ते हैं, किसी के दर्द को देखकर आपकी आंखें भर आती हैं। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों के इरादों, भावनाओं और हल्के संकेतों को पढ़ने में मदद करते हैं। मानो हमारे दिमाग में एक स्वतः चलने वाला दूसरे का दिमाग
दूसरे का दिमाग मॉडल हो। इस अध्याय में ईगलमैन यह भी दिखाते हैं कि सामाजिक संबंध केवल भावनात्मक संतुष्टि के लिए नहीं महत्वपूर्ण है, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं। अनेक अध्ययनों ने साबित किया है कि जो लोग अकेले और अलग थलग रहते हैं, उनका जीवन काल छोटी सामाजिक नेटवर्क वाले लोगों की तुलना में छोटा रहता है। अकेलापन हृदय रोग, मधुमेह और मानसिक बीमारियों के जोखिम को बढ़ा देता है। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मानव इतिहास का बड़ा हिस्सा छोटी छोटी समूहों में गुजरता आया है, जहां अन्य लोगों से जुड़ाव जीवित रहने के संसाधनों, सुरक्षा और प्रतीकात्मक अर्थ दोनों को देता था। ईगलमैन सोशल पेन के विचार पर गहराई से चर्चा करते हैं। जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है या सोशल नेटवर्क पर हमें अनदेखा कर दिया जाता है, तो हमारा दिमाग शारीरिक दर्द जैसा ही प्रतिक्रिया देता है। यही वजह है कि ब्रेकअप या बहिष्कार की पीड़ा वास्तविक शारीरिक कष्ट की तरह महसूस होती है। न्यूरोसाइकोलॉजी में पाया गया है कि दिमाग का वही हिस्सा जो भौतिक दर्द का अनुभव कराता है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, सामाजिक दर्द में भी सक्रिय रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा सामाजिक होना हमारे जीव विज्ञान में बुनियादी है। समाज से कटाव असल में हमारे लिए खतरा है। ईगलमैन बताते हैं कि सामाजिक दिमाग केवल दर्द और खुशी साझा करने का माध्यम नहीं है, यह हमारी पहचान बनाने में भी केंद्रीय भूमिका निभाता है। हम अपने आप को किसी रिश्ते, समुदाय या संस्कृति के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। आपका मैं आपके माता पिता, मित्रों और सहकर्मियों के साथ जुड़े हुए अनुभवों का एक नेटवर्क है। किसी के लिए दोस्त होना केवल एक टैग नहीं, इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग ने उसके साथ संवाद करने वाले विशेष न्यूरल सर्किट्स का निर्माण किया है। इन सर्किट्स के माध्यम से आप उसके इशारों, उसकी आवाज के टोन और उसकी दृष्टि के पैटर्न को तुरंत पहचान पाते हैं। इंसानी सामाजिकता में लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग का बेहद अहम रोल है। ईगलमैन कहते हैं कि भाषा हमें अनुभवों को साझा करने, भावनाओं को नाम देने और समूह के नियम बनाने की शक्ति देती है। कहानियां हमारी सामाजिक सहमति का माध्यम है। वे बताती हैं कि कौन सही है, कौन गलत, किसे भरोसा करना चाहिए और किसे नजरअंदाज। इस तरह सांस्कृतिक नैरेटिव्स हमारे दिमागों को एक समुदाय के रूप में सिंक्रोनाइज करते हैं। जब ईगलमैन विकासवादी दृष्टि अपनाते हैं, तो वह बताते हैं कि मानव मस्तिष्क का आकार और जटिलता बड़े हिस्से में इसलिए बढ़ी क्योंकि उसे बड़े और अधिक जटिल सामाजिक समूहों को संभालना पड़ा। सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस यही बताती है कि दिमाग का विकास केवल पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण नहीं हुआ, बल्कि समूह जीवन की डिमांड्स ने भी गहन दबाव डाला। हमें दूसरे लोगों की मंशा पढ़नी थी, गठजोड़ बनानी थी, धोखाधड़ी पकड़नी थी। इन सब स्किल्स के चलते न्यूरल नेटवर्क्स और विस्तृत हुए। ईगलमैन के उत्सुक और पठनीय अंदाज में यह भी बताया जाता है कि किस तरह ऑक्सीटोसिन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर सामाजिक बांड को मजबूत करते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे कभी कभी कनेक्टिंग हार्मोन कहा जाता है, मातृ और शिशु के बंधन को गहरा करता है, साथी के साथ भरोसा बढ़ाता है और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। लेकिन ईगलमैन सतर्क भी करते हैं, ऑक्सीटोसिन हमेशा अच्छा नहीं होता। यह समूह आधारित पक्षपात को भी बढ़ा सकता है। अपने समूह के लिए बढ़ा हुआ भरोसा दूसरों के प्रति असहिष्णुता में बदल सकता है। इस अध्याय में ईगलमैन ने सामाजिक समरूपीकरण, सोशल सिंक्रोनाइजेशन के छोटे छोटे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे किसी भीड़ में लोग एक साथ तालियां बजा लेते हैं या भाषण के दौरान उनके श्वास चाल मिलने लगती है। इन सामूहिक मेलजोल के पीछे न्यूरोलॉजी है। जब हम दूसरों के साथ तालमेल बैठाते हैं, तो हमारे दिमाग और दिल की धड़कनें और भी समन्वित हो जाती हैं, जिससे समूह का सामूहिक पहचान और शक्ति बढ़ती है। ईगलमैन आगे ये भी बताते हैं कि हमारी सामाजिक समझ थ्योरी ऑफ माइंड पर निर्भर करती है, यानी हम दूसरों के पास क्या जानकारी है, वे क्या सोच रहे हैं और उनका इरादा क्या हो सकता है, यह अनुमान लगाने की क्षमता। ये क्षमता हमें सहयोग करने, वे बताते हैं कि डिजिटल युग ने हमें कभी नहीं देखे लोगों के साथ भी जुड़े रहने की अद्भुत शक्ति दी है, पर इसके साथ नए खतरे भी आए हैं। सतही कनेक्शन, एको चेम्बर्स और आभासी पुरस्कारों का सूक्ष्म हुक, सोशल मीडिया का लाइक और शेयर हमारे रिवॉर्ड सर्किट्स को ट्रिगर करते हैं और हम छोटी छोटी सामाजिक मान्यताओं के लिए अपने व्यवहार को मोड़ देते हैं। ईगलमैन चेतावनी देते हैं कि अगर हम अनदेखा महसूस करने का नया सहस्राब्दी अनुभव पनपने दें, तो अकेलापन और असंतोष जैसी पुरानी बीमारियां और गहराई से लौट सकती हैं। ईगलमैन इस अध्याय में इंटरवेंशन और सुधार के उपाय भी सुझाते हैं। यदि सामाजिक जुड़ाव हमारा बायोलॉजिकल अधिकार है,
तो समाज को इन संबंधों को संरक्षित करना चाहिए। वह स्कूलों, कामकाज की जगहों और शहरों की डिजाइन में ऐसे परिवर्तन सुझाते हैं जो वास्तविक इंटरेक्शन को बढ़ाएं, जैसे खुली सार्वजनिक जगहें, मिलकर काम करने के अवसर और समुदाय नियोजित गतिविधियां जो असली मानवीय जुड़ाव को प्रोत्साहित करें। वह यह भी बताते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में अकेलेपन को बीमारी के समान देखना और उसका इलाज करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अकेलापन शारीरिक स्वास्थ्य पर वैसा ही प्रभाव डालता है जैसा कोई पुरानी बीमारी कर सकती है। अंततः ईगलमैन का यह अध्याय हमें एक सरल परंतु गहरी सीख देता है। हम सिर्फ अपने दिमाग के अंदर रहने वाले एक अकेले आर्किटेक्ट नहीं हैं। हमारी सेल्फ उस सामाजिक नेटवर्क की उपज है जिसमें हम रहते हैं। दूसरों के साथ संबंध और साझा अनुभव ही हमें हमारे अर्थ, उद्देश्य और अस्तित्व का आधार देते हैं। जब आप किसी के हाथ थामते हैं, किसी को हंसते देखते हैं या किसी की पीड़ा साझा करते हैं, तो आपका दिमाग केवल एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं चला रहा होता, वह अपनी ही पहचान को परिभाषित कर रहा होता है। इसलिए अगली बार जब आप कहें मुझे तेरी जरूरत है, तो यह केवल भावनात्मक वाक्य नहीं होगा, यह एक न्यूरोलॉजिकल सत्य की पुकार होगी, क्योंकि आप सचमुच बायोलॉजिकली किसी और की जरूरत रखते हैं। चैप्टर 6 हु विल वी बी। कल्पना कीजिए कि आप 100 साल आगे की दुनिया में पहुंच गए हैं। आपके सामने लोग खड़े हैं, मगर उनकी आंखों में सिर्फ इंसानी भावनाएं नहीं बल्कि डिजिटल इंटरफेस चमक रहे हैं। कुछ लोग बिना बोले ही विचारों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ के शरीर में जैविक और कृत्रिम भागों का मिश्रण है और कुछ ने अपनी चेतना को पूरी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में अपलोड कर लिया है। अब सवाल यह है कि ऐसे भविष्य में हम कौन होंगे। डेविड ईगलमैन अपने इस अंतिम अध्याय में हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी पहचान स्थिर नहीं है, यह लगातार बदलती है और आने वाले समय में तकनीक इसे पूरी तरह नए स्तर पर ले जाएगी। ईगलमैन शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमारा दिमाग हमेशा से एक बीटा वर्जन की तरह रहा है, यानी यह एक प्रयोगशाला है जो नए अनुभवों, नए वातावरणों और नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालता है। हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बदलने, सीखने और नए कौशल अपनाने की क्षमता देती है, लेकिन अब जो बदलाव सामने है वह प्राकृतिक नहीं बल्कि तकनीकी है। हम अपने दिमाग को सीधे सीधे मशीनों से जोड़ रहे हैं। ट्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI पहले से ही हमें यह क्षमता दे रहे हैं कि हम केवल सोचकर कंप्यूटर कर्सर चला सकें, कृत्रिम अंग हिला सकें और यहां तक कि जटिल डेटा सीधे दिमाग में डाउनलोड कर सकें। सोचना यह है कि जब यह तकनीक परिपक्व होगी तब इंसान और मशीन के बीच की रेखा कहां बचेगी। ईगलमैन का कहना है कि इतिहास में हर नई तकनीक ने हमारी सेल्फ को बदल दिया है। जब हमने भाषा सीखी, हमारी यादें सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि शब्दों में संग्रहित होने लगीं। जब हमने लिखना सीखा तो हमने ज्ञान को पीढ़ियों तक सुरक्षित किया। इंटरनेट ने हमारे दिमाग को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ दिया। अब ब्रेन इंटरफेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें उस बिंदु तक ले जा रहे हैं जहां हमारी चेतना भौतिक शरीर तक सीमित नहीं रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपकी यादें, आपकी सोच और आपका अनुभव किसी कंप्यूटर में अपलोड हो जाए तो क्या वह सचमुच आप होंगे या केवल आपकी एक कॉपी। ईगलमैन हमें यह भी दिखाते हैं कि भविष्य का हम केवल तकनीकी रूपांतरण तक सीमित नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूरोफार्माकोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भावनात्मक और मानसिक परिदृश्य को बदल देंगे। सोचिए, अगर आप एक गोली खाकर तुरंत अवसाद से मुक्त हो सकें या कोई चिप लगवाकर अपनी स्मृति को असीमित बना सकें, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे या आप एक नए संस्करण में तब्दील हो जाएंगे। इंसान होना हमेशा अपूर्णता और सीमाओं से जुड़ा रहा है, लेकिन जब हम इन सीमाओं को मिटाने लगेंगे तो मानवता का मूल स्वरूप ही बदल जाएगा। इस अध्याय में ईगलमैन एक्सटेंडेड माइंड की अवधारणा भी सामने रखते हैं। उनका कहना है कि हम पहले से ही अपने दिमाग को बाहरी साधनों से बढ़ा रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन हमारी याददाश्त का हिस्सा है, इंटरनेट हमारा सामूहिक ज्ञान है। यह बाहरी विस्तार धीरे धीरे हमारे आत्म का हिस्सा बनता जा रहा है। भविष्य में जब यह विस्तार और गहराई तक जाएगा, सीधे हमारे न्यूरल नेटवर्क से जुड़कर, तो यह तय करना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा असली दिमाग कहाँ खत्म होता है और टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू होती है। ईगलमैन हमें एक और कठिन सवाल के सामने खड़ा करते हैं। जब हम इतने बदल जाएंगे तब हमारी नैतिकता और सामाजिक संरचनाएं कैसी होंगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को 100 गुना बढ़ा सकता है तो क्या उसे सामान्य इंसानों के बराबर माना जाएगा। अगर कोई अपनी चेतना को क्लाउड में अपलोड कर लेता है और अमर हो जाता है तो मृत्यु और जीवन के अर्थ का क्या होगा। इंसानी रिश्ते, प्यार, परिवार और दोस्ती की परिभाषा तक बदल जाएगी।
शायद तब तैयार जैविक आकर्षण नहीं बल्कि साझा डिजिटल अनुभव होगा। लेकिन क्या उसमें वही गर्माहट होगी जो हमें अभी महसूस होती है? इस अध्याय में ईगलमैन यह भी बताते हैं कि तकनीक केवल हमें बदल नहीं रही, यह हमें और अधिक सामूहिक बना रही है। जैसे जैसे हम नेटवर्क से जुड़ते हैं, हमारी सोचें सिंक्रोनाइज होती हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया इसका शुरुआती रूप है, लेकिन भविष्य में जब दिमाग सीधे जुड़ेंगे, तब यह कल्पना करना कठिन नहीं कि समूह चेतना, हाइव माइंड जैसी स्थिति बन जाए। सवाल यह है कि तब व्यक्तिगत पहचान कहाँ बचेगी? क्या हम सब एक विशाल सुपर ऑर्गेनिज्म का हिस्सा बन जाएंगे, या फिर हमारी सेल्फ हमेशा अपनी सीमाओं को बनाए रखेगी? ईगलमैन का दृष्टिकोण केवल डर या चिंता पर आधारित नहीं है। वह कहते हैं कि इंसानी इतिहास हमेशा बदलाव का इतिहास रहा है। हम गुफाओं से निकले, कृषि सीखी, शहर बनाए, विज्ञान रचा। हर कदम पर हमारी पहचान बदलती रही। तो यह मान लेना कि भविष्य का हम पूरी तरह अपरिचित होगा स्वाभाविक है। सवाल यह नहीं कि हम बदलेंगे या नहीं, सवाल यह है कि हम किस दिशा में बदलेंगे, और यह दिशा हम अपने आज के फैसलों से तय करते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि सेल्फ कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं है। यह हमेशा बदलता रहा है और आगे भी बदलेगा। हम जो आज हैं वह हमारे न्यूरॉन्स, हमारी यादों, हमारे समाज और हमारी तकनीक का नतीजा है। कल हम जो होंगे वह नई तकनीकों, नए नेटवर्क्स और नए अनुभवों का नतीजा होगा। तो हु विल वी बी का जवाब निश्चित नहीं है। हम उस कहानी को लिख ही रहे हैं। ईगलमैन हमें एक सिनेमैटिक क्लाइमैक्स की तरह सोचने पर छोड़ते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और भविष्य के आप की कल्पना करें। क्या आप अब भी वही इंसान हैं जो हंसता है, रोता है, प्यार करता है, या आप कुछ नया, कुछ पूरी तरह अकल्पनीय बन चुके हैं? शायद सच्चाई दोनों के बीच है। शायद भविष्य का हम एक ऐसी सतत यात्रा है जहां इंसान और मशीन, जीव विज्ञान और तकनीक, स्मृति और नेटवर्क सब एक हो जाते हैं, और इस सब के बीच सेल्फ वही रह जाता है जो हमेशा से रहा है, एक कहानी जो हर पल बदल रही है। तो दोस्तों, ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू की इस अद्भुत यात्रा में हमने देखा कि इंसान होना दरअसल एक स्थायी अवस्था नहीं बल्कि एक सतत बदलती हुई कहानी है। डेविड ईगलमैन हमें यह एहसास कराते हैं कि सेल्फ कोई ठोस ईंट की दीवार नहीं है, बल्कि बहते हुए पानी की धारा है, हर पल बदलती, हर अनुभव से आकार लेती, हर स्मृति से नए रूप में ढलती। हमने समझा कि हमारी पहचान हमारी यादों, भावनाओं, समाज और तकनीक से गढ़ी जाती है, और यह कि अकेलेपन से लेकर रिश्तों तक, निर्णय लेने से लेकर भविष्य की कल्पनाओं तक, सब कुछ हमारे दिमाग की बारीक न्यूरल मशीनरी से संचालित होता है। यह किताब केवल न्यूरोसाइंस की बातें नहीं करती, यह हमें एक दार्शनिक आईना थमा देती है, जिसमें हम झांक कर खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं किसके नियंत्रण में हूँ, और मैं भविष्य में कौन बनूंगा? इन सवालों के जवाब हमें तय नहीं मिलते, लेकिन यही इस यात्रा की खूबसूरती है, क्योंकि जब जवाब तय हो जाते हैं तो खोज खत्म हो जाती है, और इंसान की असली ताकत उसकी खोज करने की क्षमता ही है। इस किताब का अंतिम संदेश यही है, हम एक कहानी हम हर दिन अपने फैसलों, अपने रिश्तों और अपनी कल्पनाओं से लिख रहे हैं। चाहे तकनीक हमें कितना भी बदल दे, चाहे यादें कितनी भी झूठी या अधूरी क्यों ना हो, असलियत यही है कि हम अपने अनुभवों से बने हुए हैं। इसलिए जब अगली बार आप आईने में देखें तो सिर्फ अपनी परछाई मत देखिए, अपने भीतर बहती हुई उस कहानी को देखिए जो हर क्षण नए शब्दों से भर रही है, क्योंकि यही है असली जादू, द स्टोरी ऑफ यू।